मैंने पहली मीटिंग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, उसमें एक राउंड टेबल डिस्कशन किया था, कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1। और वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था, मुश्किल से 2-3 दिन के नोटिस पे। और वस्तु स्थिति यह हुई कि वहां बैठने की जगह नहीं रही, बहुत से लोग खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं थी, कॉन्फ्रेंस रूम के गेट से ही बाहर से जाना पड़ा वापस, क्योंकि एवरीवन वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। और वो 1991 में आप समझ सकते हैं, वो क्राइसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। हिंदुस्तान के 3 प्रमुख थे, 4 कह सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, जिनने हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को ज्वाइन नहीं किया था। स्टेट्स आर जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद। त्रावणकोर एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है, तो इन 3 को एक साथ ले लें। हैदराबाद में राजा मुसलमान था, प्रजा नॉन मुस्लिम्स थी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट वाज नॉन मुस्लिम्स, बट द किंग वाज मुस्लिम। जूनागढ़ में मुस्लिम राजा था, बट द प्रजा वाज नॉन मुस्लिम्स। कश्मीर में इन दो से अलग परिस्थिति थी। किंग वाज हिंदू and the dominant section of the population of Jammu and Kashmir was non-Hindu Muslims. ये महाराजा ने इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो था, उसमें हर राजा को ये फ्रीडम था कि वो किस यूनियन में ज्वाइन करे, पाकिस्तान में ज्वाइन करे, हिंदुस्तान में रहे। इन तीनों ने 15 अगस्त तक कोई फैसला नहीं लिया था। 15 अगस्त को ही जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में ज्वाइन करने का फैसला ले लिया, अनाउंस कर दिया था। 15 अगस्त 1947, 15th of August 1947, the Nawab of Junagadh decided to join the state of the nation of Pakistan. सितंबर के आसपास 16 सितंबर को पाकिस्तान ने उस एक्सेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। कश्मीर में तब तक कुछ फैसला नहीं किया था महाराजा ने, कोई भी कारण रहे हो, लेकिन महाराजा ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया था। और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो भी फैसला लेना चाहें, आप 15 अगस्त 47 के पहले ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस फैसले का जो जूनागढ़ के नवाब ने लिया, उसका विरोध हुआ हिंदुस्तान में। एक एक्साइल गवर्नमेंट भी मुंबई में बनाई गई, और उस एक्साइल गवर्नमेंट एंड एक्साइल को लीड कर रहे थे सामलदास गांधी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन भी लिया। फिर फाइनली फरवरी 1948 में रेफरेंडम हुआ। मैं इस बात को जरा जोर दे के कह रहा हूं, ए रेफरेंडम वाज हेल्ड इन फरवरी 1948, जहां के जूनागढ़ के लोगों ने वोट देकर ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं,
वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुश्किल से 1,90,000 लोगों में 90 लोग केवल, विच मीन्स 0.5% लोगों ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला लिया और 99.5% ने कहा हम तो इंडिया में ज्वाइन करेंगे। ये परिस्थिति को समझना होगा। फिर ट्राइबल पाकिस्तान की तरफ से आए, उनका हमला हुआ, महाराजा हरि सिंह ने हमसे मदद मांगी हिंदुस्तान की सरकार से, तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि भाई हम मदद आपकी जब ही कर सकते हैं जब आप हमारे when you're a part of India, till you join India we are not in a position to help you। महाराजा को कोई और रास्ता था नहीं, तो he joined, he signed the instrument of accession on 26th of October 1947 and then the story is known after that। हम जो रेफरेंडम की बात कई बार कश्मीर के बारे में कहते हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। यहां भी रेफरेंडम हुआ है। जूनागढ़ में राजा ने जो फैसला कर दिया था उसको नहीं माना गया, वहां के लोगों का जो फैसला था उसको माना गया। तो कॉन्टेक्स्ट में जो फिर हुआ एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर का हुआ, लेकिन उस समय भी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was opposed to join इंडियन यूनियन। ये नहीं है कि महाराजा ने एक्सेशन साइन कर दिया था तो सब लोग उसके लिए राजी थे, ये परिस्थिति नहीं थी। एक सब्सटेंशियल सेक्शन was opposed to it, लेकिन उस समय के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे शेख अब्दुल्ला, जिनका गांधी जी के प्रति बहुत सम्मान था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो अच्छे मित्र थे, उनने कहा that he would like to join a secular country, which means India। He decided that he would like to join, so he supported the efforts of Maharaja in joining India because India was a secular country। ये सब एक उस एक्सेशन की, एक्सेशन हुआ लेकिन एक्सेशन का विरोध भी हुआ। फिर दूसरी बात आई कि 1953 में शेख अब्दुल्ला को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेस्ट किया। फिर इंदिरा गांधी, शेख अब्दुल्ला कोर्ट 75 में हुआ और उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला मेन स्ट्रीम में आ गए। लेकिन द फैक्ट में शेख अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस के सामने। तो ये एक इतिहास जो बहुत जरूरी है कि अगर ट्राइबल इन्वेशन नहीं हुआ होता तो महाराजा एक स्वतंत्र कश्मीर रखना चाहते थे। He wanted जम्मू एंड कश्मीर टू बी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। उनकी इच्छा थी, अगर उनको ज्वाइन करना होता तो उनको तो पहले भी कर सकते थे। उनने उस समय ज्वाइन किया जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। Imagine a situation if the tribal invasion has not taken place, the Kashmir may have been an independent nation, but that's history। इन्वेशन हुआ और एक्सेशन भी हुआ, इलेक्शंस होते रहे, उसके बारे में लोगों की शिकायत भी होती रही। फिर परिस्थिति मोड़ लेती है 89-90 में। उस समय महाराजा, उस समय 1987 का इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन से मैं
कुछ लोगों की नाराजगी रही कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ और मिलिटेंसी का दौर चालू हुआ। लोग ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अगर इलेक्शन फेयर होता तो शायद मिलिटेंसी एंड टेररिज्म शायद कश्मीर में ना आता, बट ये एक परसेप्शन की बात है। नो वन कैन फॉर सर्टेन की क्या पोजीशन होती, बट द फैक्ट रिमेन्स कि मिलिटेंसी बड़े रूप में 89-90 में चालू हुई और कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस 1990 में चालू हुआ। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह साहब, और उस सरकार को बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर रही थी। दैट्स अनदर फैक्टर दैट वी नीड टू रिमेंबर। उस परिस्थिति में इतना बिगड़ी कि लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स लेफ्ट देयर होम, और वो जम्मू में जाके बसे, हिंदुस्तान के बहुत शहरों में जाके बसे, कुछ विदेशों में भी बसे। उसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द कश्मीरी पंडित्स लेफ्ट देयर होम, started leaving their homes from the year 1990 in large numbers and settled in Jammu, Delhi and other parts of India. और एक सेपरेट जिसको हम सेपरेट टेस्ट फोर्सेस बोलते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। They became very important और टेररिज्म बहुत जोरों से हुआ। उसमें एक तरफ से कश्मीरी पंडित गए, बहुत से मुसलमानों को भी वैली छोड़नी पड़ी। केवल कश्मीरी पंडित उन्हें नहीं छोड़ा, बट बहुत से मुस्लिम फैमिलीज, those who were opposed to the philosophy of terrorism and militancy, they also left the valley. But obviously the percentage wise larger number of Kashmiri Pandits. परिस्थिति ये हुई कि large number of people died between 91 and 90 and 96. कुछ मिलिटेंट्स की गोलियों से मारे गए, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन लिया उसमें मारे गए, कुछ निर्दोष थे, कुछ ने बंदूकें हाथ में ले रखी थी, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर पुट इनसाइड द जेल। देयर वाज a group of people who wanted right of self determination to be given to people of Jammu and Kashmir. ये डिमांड 1991 में नहीं है, ये डिमांड तो 47 से ही चल रही थी कि भाई जैसे और लोगों we should be given a right of, we should decide our destiny. हमको कहाँ जाना है, किसके, ये फैसला हम करेंगे, राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए था। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी डिसाइडेड। तो एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करके, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करके एक ग्रुप बना जो सारे सेपरेटिस्ट फोर्सेस को डिसाइड लीड करता था। ये फोर्सेस सब प्रधानमंत्रियों से 1991 से लेके 2002 तक, 2014 तक ये सारे सरकारों से मिलते रहे थे, उनसे साथ बात करते रहे थे, और बातचीत का मतलब ये था कि जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान हो। So the dialogue between the government of India
and the separatist forces led by all party Hurriyat conference, that dialogue was taking place. मैंने 1992 से चालू किया कश्मीर में जाना और 100 बार गया हूं. So my at least 100 times I have spent about 1000 nights in Jammu and Kashmir. कम से कम 1000 रातें मैंने जम्मू एंड कश्मीर में गुजारी हैं और 100 बार तो कम से कम गया हूं. जब से मैंने पहली मीटिंग मेरी 91 में चालू करी थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स, उसके बाद लगातार, और उन लोगों को भी यहाँ बुलाया है पूरे देश में, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम वाले भी और सेपरेटिस्ट वाले भी. इनफैक्ट कलकत्ते में पहली बार सेपरेटिस्ट लीडर्स कश्मीर को पहली बार छोड़ा है और किसी शहर में आके मीटिंग की है, वो कलकत्ता है. और उनकी पहली मीटिंग करवाई थी भारतीय भाषा परिषद में, एक राउंड टेबल कराया था प्री लंच में और पोस्ट लंच में उनके जो हॉल है उसमें. और उनको यहाँ के इम्पोर्टेंट मीटिंग्स तो हुई, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करवाई थी. They were not untouchables. They were considered Indians जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनके साथ बातचीत. और अगर कोई प्रधानमंत्री पूछें कि सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री कौन रहा है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी is most popular leader in Jammu and Kashmir. उनने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो कश्मीर के लोगों को बहुत, they were very pleased to hear that statement from Prime Minister of India कि हमको जमहूरियत से करना है, इंसानियत से फैसला करना है. You know, we have to use democracy, we have to use the human and Kashmiriyat, you know, the philosophy of Kashmiri, Jammu and Kashmir, जो which is जहाँ पर किसी ऋषि और मुस्लिम स्कॉलर्स एक ही तरह की बात करते थे. ये कश्मीर की परिस्थिति थी. हुर्रियत एग्जिस्ट करती थी, उनके साथ बात होती थी. फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उनने एक सरकार, उनकी पार्टी ने पहली बार बीजेपी सरकार में आई, पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी और उस सरकार को फिर वो डिसमिस हुई, प्रेसिडेंट रूल बना जो अभी तक चल रहा है. वो फैसला उनका बहुत अच्छा था, इम्पोर्टेंट था. हालांकि उसकी बहुत आलोचना हुई कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार दो बिल्कुल अपोजिट थे, उनकी कैसे. लेकिन अगर किसी एक को मेजॉरिटी नहीं दी है इलेक्टेड ने, तो डेमोक्रेसी में सरकार तो आपको चाहिए, तो उन्होंने मिलकर बनाई थी. लेकिन फिर उस सरकार को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी बहुत कम आलोचना भी हुई है, तारीफ भी हुई है, वो 370 और 35A को हटाना 2019 में. इस फैसले का क्या हिंदुस्तान को फायदा हुआ है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को फायदा हुआ है, इसके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. और जब इस फैसले को लिया था तो बहुत सी बातें चर्चा में आई थी कि जब 370 हटा देंगे तो कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे. क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पाए? देखा जाए तो कश्मीरी पंडित 370 हटाने के बाद वहां गए नहीं हैं, वहां से निकले हैं. और ये पहली बार हुआ है इन 10-15 सालों में कि एक साथ
इतने कश्मीरी और ओपनली प्रेस के सामने आके कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, जिनको मनमोहन सिंह सरकार ने एक स्कीम के अंदर उनको जॉब्स दिए थे और वो कश्मीर में रिहेबिलिटेट किया था कश्मीरी पंडितों को, उनमें कहा कि हमको आप कहीं भी जॉब दे दीजिए लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको आप वापस जम्मू ले जाइए, वहाँ जॉब दीजिए। सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हुआ है, जो एक थी कि कश्मीरी पंडित जा पाएंगे, वो देखने में उसका उल्टा हुआ कि कश्मीरी पंडित बल्कि ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम नौकरी भी छोड़ देंगे लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, कि डेवलपमेंट होगा। मैं तो अभी महीने भर पहले भी गया था, 2019 के बाद आज तक मैं 4-5 बार गया हूँ जम्मू कश्मीर, तो पहले से कोई विकास ज्यादा हो गया हो ऐसा नहीं दिखाई दिया। करप्शन, जो पहले करप्शन था, जो और स्टेट्स में करप्शन है, वही करप्शन कश्मीर में है। कश्मीर में और स्टेट से ज्यादा नहीं है। अब चूंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा है, तो करप्शन पहले से जो सुना जाता है, आई एम शेयरिंग what I hear from people, you know, mine is based on the personal experience that I have, and since I don't belong to a political party, so I am able to say what I feel like, that I hear based on the feedback that I get. करप्शन ऐसा कहा जाता है कि अभी ज्यादा है। एक और उम्मीद थी कि 370 हटा देंगे, 35 से हटा देंगे तो कश्मीर हिंदुस्तान में ज्यादा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। कॉन्ट्ररी, एलियनेशन 47 से है। ऐसे लोग हैं वहां पर जो हिंदुस्तानी स्टेट से नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आज नहीं है, वो 47 से हैं। दैट नंबर हैज गॉन अप। लेकिन अब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, फिजिकल इंटीग्रेशन हो गया है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां हैं ऑल ओवर। इमोशनल इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं वो नहीं, पूरा नहीं हुआ है। क्या 370 हटाने से या 35 से हटाने से आर पीपल ऑफ कश्मीर फीलिंग क्लोजर टू इंडिया, और दे आर हैव मूव्ड अवे फ्रॉम अस? क्या वो हमारे नजदीक आए हैं कि हमसे दूर चले गए हैं? परिस्थिति ये दिखा रही है कि एलिनेशन बढ़ा है। हम परिस्थिति ये है कि वहाँ इंटरनेट बहुत महीनों तक नहीं रहा, स्कूल कॉलेज वहाँ तक बंद रहे, और जिनको हम मेन स्ट्रीम लीडर्स बोलते हैं उनको जेल में भी रखना पड़ा, हाउस अरेस्ट भी करना पड़ा। तो ऑन द होल जो हिंदुस्तान के गुण गाते थे उनको भी नाराज किया। आवश्यकता इस बात की है, और दिस इज व्हाट आई से क्वाइट ऑफन, कि इसका ऑनेस्ट इवेल्युएशन करना चाहिए कि जो हमने अगस्त 2019 में कदम उठाए थे, वर दे नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उस समय हमने जो कदम उठाए थे उस समय ही उनका उठाना जरूरी था क्या?
उस समय पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, असेंबली नहीं थी, बिना उनकी सलाह के, बिना उनसे बात किए हुए नहीं करना पड़ा. So were those steps in the interest of Indian people? Have they promoted the peace and understanding? Have they promoted uh, the fellow feelings between the different sections of society? ऐसा तो इस बात की बहुत, देखिए गोइनका साहब ने वो वर्ड यूज किया था, जीएसटी, जो सारे देश को में एक टैक्स है. जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने भी उसको पास किया, वो टैक्स. जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी है. तो इंटीग्रेशन की जो बात कहें तो ये कह सकते हैं कि एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था. जो इमोशनल कमी थी उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कैसे वो इमोशनल इंटीग्रेशन होगा. अक्सर करके, और ये हर हिंदुस्तानी इस आवाज को कहता है कि साहब कश्मीरी तो यहाँ आके कलकत्ते में जमीन खरीद सकता है, दिल्ली में खरीद सकता है, ये अधिकार मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए कि मैं कश्मीर में जमीन खरीदूं. मैं आपसे एक फैक्ट, I would like to bring one fact to your notice. ये बड़ी, कश्मीर वैली में जम्मू का में जो लोग रहते हैं, और जम्मू में ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, हिंदूस का नंबर ज़्यादा है. जम्मू का हिंदू को तो छोड़ दीजिए, जम्मू के मुसलमान ने भी पिछले 70 सालों में कोई जमीन कश्मीर वैली में नहीं खरीदी है. वो तो खरीद सकता था, उसको तो 370 का कोई प्रतिबंध नहीं था. 35 जो कश्मीर जम्मू रीजन का संपन्न मुसलमान है, जो जमीन खरीदना चाहता है, वो भी कश्मीर वैली में जाके जमीन नहीं खरीदता है. वो कश्मीर जम्मू शहर में, विच इज ए प्रिडोमिनेंटली हिंदू सिटी, उसमें जमीन खरीदता है. तो ये एक हम लोगों का है. 3 साल हो गए हैं, कितने लोगों ने जमीन खरीदने का अप्लाई किया हुआ, और 370 के होने से क्या कोई डेवलपमेंट रुक रहा था? जमीन जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता था, देखिए ना, वहां तो सारी इंपॉर्टेंट चेन्स हैं होटलों की, ऑल दी चेन्स ऑफ होटल. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि जिसको व्यापार करना हो, जिसको इंडस्ट्री लगानी हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी जमीन में. दैट वाज नॉट एन हिंड्रेंस. इट मोर बिकेम ए पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल पार्लांस. उससे हमने एक दूरी, और कहीं रोज रोज उस बात को रिपीट करके यूएनवी का माहौल बनाया. कुछ फैसले जो पोस्ट अब्रोगेशन हुए हैं वो जरूरी थे कि साहब जो वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, जो पार्लियामेंट के लिए तो वोट दे सकते थे, वो असेंबली के लिए वोट नहीं दे पा रहे थे. वाल्मीकि हैं, वो नंबर बहुत कम था. उसको हमारे प्रधानमंत्री, उसके लिए 370 को हटाना जरूरी भी नहीं था. जम्मू एंड कश्मीर में जो कानून थे, क्योंकि बहुत से कानून जो हमारे यहाँ पास हुए हैं वो वहाँ लागू होते हैं. इनफैक्ट most of the laws which have been passed by the Indian Parliament are applicable. Most of the laws. ये नहीं है कि एक आध दो लोग नहीं है, most of the laws. और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सेंटेंस क्या है, पहला आर्टिकल क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया.
वो कहते थे कि नहीं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल ये है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह की परिस्थिति आज के दिन वहां क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, और लोग हिंदुस्तान से नाराज हैं और खाई बढ़ गई है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी तरह से इस खाई को मेटा जाए। क्या वे आउट है? परिस्थिति अच्छी नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा गया है। मैं अभी गया था तो मैं उस फैमिली को भी विजिट करके आया हूं जम्मू में, जिनका राहुल भट्ट आपने नाम सुना होगा। और जब उनको पता लगा कि मैं कलकत्ते से आया हूं तो वो मुझसे, उनके चाचा, लड़के गए, राहुल के चाचा कलकत्ते रहे हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे बंगला में भी बात करना चालू कर दिया। सो वे आउट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वे आउट है कि जो इंटर कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, इंटर रीजनल डायलॉग होना चाहिए कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में। सोशल लेवल पर जितने ज्यादा डायलॉग्स हो सकें उतने होने चाहिए, और ये जो खाई है उस खाई को मेटा जा सके। और मैंने एक डायलॉग अभी कुछ दिन पहले कराया था, फिर कुछ मित्रों ने इसको और टेकअप किया है, उसके बाद और डायलॉग हुए हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे में, और जो उनको एक प्रकार से चोट पहुंची है उस चोट को समझना होगा। दूसरा, जल्दी से जल्दी 370 और 35A के अब्रोगेशन के अगेंस्ट में जो मामले सुप्रीम कोर्ट में के सामने पेश हुए हैं, उनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और फेयर जजमेंट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, तभी फेथ होगा ना हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का। कोर्ट के सामने वो 3 साल से है, and large number of people have and that matter has not been taken up so far। तो उसकी अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लगता है कि शायद हो। तो इसकी जरूरी है कि सुनवाई हो, जजमेंट हो। The judgment must be delivered in a manner which increase the confidence and trust of people in the Indian state and Indian system। न्यू दिल्ली का डायलॉग श्रीनगर के साथ होना चाहिए और जम्मू के साथ होना चाहिए। सरकार की तरफ से पीपल टू पीपल्स डायलॉग होने चाहिए, जो हो भी रहे हैं, लेकिन और बढ़ने चाहिए। लेकिन सरकार को भी इट इज एसेंशियल कि न्यू दिल्ली मस्ट हैव ए डायलॉग विद द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसकी बहुत आवश्यकता है। उनकी, हम केवल ये कह दें कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज, बट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी शुड फील कि वो जो लगता है, जो खाई है, हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो दैट डज नॉट शो। तो वो बहुत जरूरी है। चुनाव एंड फेयर इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस as early as possible, or statehood without further delay should be granted to Jammu and Kashmir। जो यूनियन टेरिटरी उनको हुआ है, जो पहली बार हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में हुआ है, वो बहुत आवश्यकता है कि साहब उनको स्टेटहुड वापस दे दिया जाए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस भी किया है, और जल्दी से जल्दी फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जब तक वो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, देखिए ना, हमने
डीडीसी के चुनाव कराएं, लेकिन उसके पहले पंचायत के इलेक्शंस भी हो गए थे। लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है, जिनको हमने चुना है वो अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, गांव में नहीं जा पा रहे हैं। अब वो श्रीनगर शहर में उनको गेस्ट हाउस में रखना पड़ रहा है, तो उससे जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, आफ्टर ऑल उनका तो यही है ना, आप डेमोक्रेसी की कहते हैं साहब ग्रास रूट लेवल पे है, तो वो होना जरूरी है। तो उसके लिए ये सारा वातावरण बनाना होगा और इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस जल्दी से जल्दी होने चाहिए। कश्मीर के बारे में कोई भी पॉलिसी बने, और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, वो नेशनल कंसेंसस पे बेस्ड होनी चाहिए कि सभी पार्टियों की सहमति हो। नहीं तो होता क्या है कि आप एक पॉलिसी लेते हैं, वो उसका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने एक पार्टी के इंटरेस्ट में हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो। हमने एक कोई पॉलिटिकल स्टेप ले लिया, वो इसलिए ले लिया कि हम उस स्टेप से अपना राजनीतिक फायदा कर सके, वो देश के हित में नहीं भी हो। लेकिन जब नेशनल कंसेंसस हो जाएगा कि सारी पार्टियों का से डिस्कशन करके, एंड ऑन एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा कि वो यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि आपको चुनाव में, देश के अन्य भागों में जो चुनाव होंगे उसमें क्या फायदा हो सकता है, देश को फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो फिर गौण हो जाता है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी सब पार्टियों की सहमति होगी तो फिर वो कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, वो बहुत जरूरी है। डायलॉग मैंने कहा था दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली जम्मू इलेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इस बात पर मैं बहुत जोर देना चाहता हूं, और उस जोर में ये किताब भी हाजिर है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा डायलॉग होना और रेगुलर कांस्टेंट डायलॉग होना जरूरी है। कोई मित्र ये कह सकता है कि साहब टेररिज्म एंड डायलॉग कैन नॉट गो टुगेदर। ये बात ठीक है, अगर आपकी कोई समस्या है तो बिना बात किए तो नहीं, अल्टीमेटली तो टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। किसी रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे तो उनको भी फायदा है और हमको भी फायदा है। बोथ कंट्रीज विल गेन सब्सटेंशियली, लोगों को भी फायदा होगा, देशों को भी फायदा होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट dialogue between India and Pakistan is absolute must, and it should be done at all levels. मैंने एक किताब जिसका मैंने टाइटल इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस, एक किताब एडिट की है, कंसीव किया। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 50 इंपॉर्टेंट लोग, 50 important people from India and Pakistan have written articles, except one, और इसमें सब तरह के लोग हैं। बीजेपी आरएसएस के भी 3 इंपॉर्टेंट लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं। सबका ये कहना है that dialogue between India and Pakistan is a must at all levels, and we must emphasize कि कितना ही हम कह दें, फैक्ट रिमेन्स कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध ठीक होना, डायलॉग होना कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक भी है। अब सोचिए, एक
छोटा सा सीज फायर लास्ट ईयर जो करा था बिटवीन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर सेक्टर में, उससे इतना फायदा हुआ है जो बॉर्डर में लोग रहते हैं दोनों तरफ, ऑन द इंडियन साइड एज वेल एज ऑन पाकिस्तानी साइड, दैट सीज फायर एग्रीमेंट जो अभी 1.25 साल तक, 1.5 साल की करीब हो गया है, उससे बहुत फायदा लोगों को पहुंचा है. तो इमेजिन करिए कि और डायलॉग हो कि और हमारे संबंध अच्छे होंगे, व्यापार बढ़ेगा, इफ वी हैव बेटर रिलेशंस, then it will be a different thing altogether. So what is essential is that dialogue between New Delhi and Islamabad is a must, and that is essential to improve, that will improve. मेरा एक निवेदन प्राइम मिनिस्टर से इस मीटिंग में, that, and this is very essential, I am emphasizing this point, let him appoint a committee of some independent, honest people, जिनका क्रेडिबिलिटी हो, और उनसे कहें कि साहब आप जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज विजिट जम्मू एंड कश्मीर, and let them come back with the honest, independent assessment. The idea is that the honest feedback must come. And ultimately, unless you are able to win the confidence and trust of people there, उनसे आप अपने को नजदीक नहीं ला पाए, उनका विश्वास नहीं जीत पाया. ये ठीक है कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे पास ताकत है, लेकिन उस ताकत से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता. अल्टीमेटली each Kashmiri should feel that he is part of India, he is an Indian. Unless it comes out from his heart, things will not work properly. अगर आपको याद होगा, तमिलनाडु में भी डीएमके, जो ओरिजिनल डीएमके, उनके जो सुप्रीम लीडर थे, he also wanted to take Tamil Nadu out of Indian Union. He was also talking, he used that language sitting in Indian Parliament. But ultimately, the Tamil Nadu, we don't have any problem of Tamil Nadu going out of Indian Union. So we have to create that situation in which people on their own, after all, what is India? The idea of India is what we have made. हमारे यहाँ भी तो हजारों सैकड़ों राजा महाराजा थे. This idea of India, which has come through the process of struggle in the 18th and 19th century, we must work out in such a manner that we win the trust and confidence of the people of Jammu and Kashmir, and that is possible only when we have an honest dialogue with them at all levels and enact such policies that we bring them closer to us. हम उनको अपने से नजदीक ला सकें. लास्ट पॉइंट, हमको जो फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको मजबूत करना पड़ेगा. This large country with so much of diversity, with so many languages, with different religions being followed, cannot survive unless we have deep faith in federalism and deep faith in unity in diversity.
We have to recognize the diversity and welcome and honor it. इस डाइवर्सिटी को अगर रिकग्नाइज करेंगे, सब धर्मों को सम्मान मिलेगा, सर्वधर्म समभाव की बात रखेंगे, तो हिंदुस्तान मजबूत होगा और सेक्युलरिज्म को सही मामले में इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. कुछ लोग जूम में हैं. Well, it's lot of people say it was backed by army. What is important is there was an invasion. जो यहाँ पर वे आउट बता रहे हैं इन सबके सामने, क्या आपने गवर्नमेंट को कभी कंक्रीट सजेशंस दिए कि ताकि मतलब जो है आपको एक. दूसरी बात, क्या आपका ये सीधे सीधे मतलब जो मैंने समझा है कि 370 और 35A वो लगाना सही नहीं हुआ, आपका असेसमेंट है जो मैंने समझा है कि वो सही नहीं हुआ. उसके बाद से खाइयाँ बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट से लोग नाराज हो गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, ऐसा ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? अगर मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत के दूसरे लोग माने भारत के दूसरे राज्य क्या कहते हैं? क्या वो 370 से खुश नहीं है? क्या वो 35A से खुश नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता है कि हमारा इंटीग्रल जहाँ 2 झंडे फहराए जाते थे वहाँ एक ही झंडा फहराया जाता है? क्या ये उससे पूरा देश खुश नहीं है? मान लीजिए वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि जो आप बात कर रहे हो वो सही हो, मैं मानता हूँ इस बात को, तो डेमोग्राफी की वजह से है. इतने सालों से जो इंसर्शन जी हो रही थी वहाँ पर, तो उसकी वजह से भी उसका हो सकता है. कोई घाव जब बहुत गहरा हो जाता है, पहले जो खाली पेन किलर दिया जाता रहा था इतने वर्षों से, कोई घाव जब गहरा हो जाता है तो उसका इलाज भी कभी कभी गहरा होता है. I think very pertinent questions have been raised. क्या मैंने भारत सरकार को इन चीजों के बारे में बताया? ईमानदारी से ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसने हमारे सुझावों का स्वागत नहीं किया. दो 1992 की परिस्थिति में जब जाना चालू किया तो मुझसे एक ही होटल चलता था. उस होटल के लोग, आदूस उसका नाम है, मुझसे कहते थे आशा साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अब जब नेक्स्ट बार आएंगे तो आप हिंदुस्तान के एम्बेसडर बन के आए. परिस्थिति ये थी कि आपने लोगों को लग गया था कि हिंदुस्तान से बाहर हो गए हैं. आप जगमोहन जी की किताब पढ़ लीजिए. जगमोहन जी को दोबारा गवर्नर उनने उनके शब्दों में जब बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने गए हैं, इंदर गुजराल साहब और जॉर्ज फर्नांडिस साहब की प्लीज जाइए, आपका जाना बहुत जरूरी है. अगर इन्वेशन नहीं होता तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र होता. मैंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली जमीन वाली बात, बहुत से स्टेट्स में ये प्रोविजन है कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता है. नागालैंड के साथ आज जो बात हो रही है उसमें क्या, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वो, तो इसीलिए ये आपको हमको खुश होना चाहिए कि साहब मतलब कि हम जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है. अगर रेफरेंडम नहीं हुआ यहाँ, जो जैसे रेफरेंडम ने वहां कराया था, यहाँ भी होने की बात थी, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं हो पाई, नहीं हुआ. तो इसीलिए हमको कोशिश क्या है, Where do I stand to gain? देखिए बहुत बार हम ये कहते हैं हमारा हिस्सा है,
फोर्स यूज कर लीजिए। वो कश्मीरी पंडित जो नौकरी में वहां है, वो इसलिए गया हुआ है क्योंकि उसको नौकरी श्रीनगर में है। वो वहां से कहता कि मैं नहीं रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द वैली। मैंने, आप सुन लीजिए, उसी का है, मैं आ रहा आप। तो उस परिस्थिति में सरकार आपको हर जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अल्टीमेटली यू हैव टू विन ओवर द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। वहां के लोगों का मन जीतना बहुत जरूरी है। अगर उनका मन किसी एक बात में जो आपकी अखंडता को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इंडिया की यूनिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वहां के लोग आपसे खुश हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कोई आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बल पे कोई नहीं रह सकता। हर घर में तो नहीं बैठा सकते ना आर्मी का आप। ये बहुत इजी होता है कहना कि साहब वहां बसा दीजिए, ये कर दीजिए। कौन जाना चाहता है परिस्थिति में जहां आपको लगता है कि यू कांट। तो इसीलिए वो परिस्थिति अच्छी होने के लिए आवश्यकता है कि उनका दिल जीतना पड़ेगा। आपने एक सवाल मुझसे कहा था, व्हाट इज दी पर्सनल आप बात नहीं, एक सेकंड, नहीं क्या है, आपने सरकार से कहा मेरे सुझाव का स्वागत किया सरकार ने, उसका रिजल्ट। देखिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले जितनी सरकारें थी उन सरकारों ने मेरे जैसे लोगों के फीडबैक को बहुत, क्योंकि मैंने एक सिद्धांत बनाया था जब से मैंने काम कश्मीर में पांव रखा कि किसी भी सरकार से एक पैसा नहीं लेना है, किसी भी फॉरेन फंडिंग एजेंसी से काम नहीं करना है, ये काम अपना और स्वतंत्र है। तो सरकार, मोदी जी की सरकार के पहले जितनी सरकारें आई हैं और वाजपेयी जी की सरकार में, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं। एक स्टेट के गवर्नर जो मेरे मित्र थे, उस समय वो गवर्नर थे, वो मुझसे आके कहते हैं, मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ठहरा हुआ था, कि शाह साहब आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप कश्मीर रेगुलरली जाते हैं और आप सरकार से बात नहीं करते, आप होम मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं। मैंने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं होम मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहता हूं और वो मेरे से मिलने के लिए आतुर हैं। मैंने कहा मैं तो फिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट। मेरा कहने का मतलब है कि वो चाहते थे कि साहब जो लोग स्वतंत्र रूप से जम्मू एंड कश्मीर में एज इंडिपेंडेंट सिटीजन्स लगे हुए हैं, उनके वेलकम। इस सरकार ने उन वो सब चीजें, उनका एक हो सकता कारण, उन्होंने कहा कि जो सजेशंस आते हैं उन सजेशंस को मानने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए वो सोचता है इनसे बात करेंगे तो और बात होगी। लेकिन ये सब सरकारों ने। गुप्ता जी आपका कोई प्रश्न? You can't dismiss the historical developments. The fact remains that the India was divided on some basis. That's a fact. And politics is always there. It's a political matter. So, there is a desire amongst the people of Jammu and Kashmir. That number is small, big, one can't know unless the referendum takes place, who want some more autonomy than what we have given so far. You know, it's a human problem. I mean, since you use two words. If it is a human problem, the way you have suggested, with the way the politicians wanted, the way the intelligentsia wanted, what they want? They want the problem to be resolved within the political dominion, as you are also suggesting. I said, So my question is, where is the problem, the root cause of the problem get resolved? the dialogue is the solution. The dialogue with
people at all levels is absolutely essential. You and I may not have the exact answer. The answer would come from when we have a discussion with people. You and I can't decide what would be liked by X, Y, Z of Jammu and Kashmir. It's more What we emotional. could suggest is कि उसके साथ बात होना जरूरी है. बेटर यू आर अ गुड लिसनर है. आप लोग का अगर किसी का जूम में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं शाह साहब से. हाजी साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाजी साहब नहीं, कंक्लूड कर. You know, यहाँ anybody else, any comment or would you like to say something? मैं हिंगलाजी रत्नू जो हमारे पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, जिनके स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य रखें और धन्यवाद दें. ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर एक जो नवाचार चालू किया है परम आदरणीय श्री गोयनका साहब ने, प्रहलाद बाबू ने, एक परंपरा चालू करने का प्रयास जो किया, अभिनव प्रयास जो किया है कि हर महीने के अंतिम शनिवार को विषय विशेषज्ञ को बुलाकर और उनसे विचारों का आदान प्रदान किया जाए. देखिएगा, साहित्यकार, कवि, लेखक, राइटर, ये ही बैकबोन की तरह होता है. उनके विचारों को जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा, देश में शांति, सद्भावना स्थापित होगी. मैं राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे विभाग की तरफ से आप सभी पधारे हुए महानुभावों का, परम आदरणीय श्री ओपी शाह साहब का, आदरणीय श्री प्रहलाद राय जी गोयनका जी का, आदरणीय श्री संदीप गर्ग जी का, मेरे परम मित्र आदरणीय श्री शांतनुदा का, और मेरे परम अजीज श्री पांडे साहब का, जो कि बहुत बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इनसे चर्चा होती रहती. मैं भी साहित्यिक परिवेश का आदमी हूँ. शाह साहब ने जैसा फरमाया कि डायलॉग मस्त चीज होती है. जब आगे बढ़ते हैं तभी वो शांति स्थापित की जा सकती है, और हर एक स्तर पर संवाद की स्थिति जब परिपक्व होती है तो अपना एक धरातल बहुत ही मजबूत बनता है. और ऐसे विषय विशेषज्ञ जब इस प्रांगण में आते हैं तो ये हमारे लिए, राजस्थान सरकार के लिए, ये बहुत गौरव और गर्व का विषय है. इस परंपरा को हम सदैव आगे जारी रखने के लिए एक अभिनव प्रयास करते रहेंगे. और देखिए, भागीरथ हमारे साथ में बैठे हैं, जिनका मैं जितना बखान करूं वो कम है. मैं जब इस नगर में आया तो मैंने समझा कि एक रेगिस्तान का आदमी, सीमा के पाकिस्तान के सरहद का आदमी, और यहाँ पर आ गया जहाँ पर आदमियों की कमी है. जैसलमेर का आदमी, बीकानेर का आदमी जब यहाँ आता है, परंतु यहाँ जो अपनत्व, भाईचारा और जो स्नेह मारवाड़ी समाज और ऐसे नक्षत्रों से जब मिला है, प्रहलाद राय अग्रवाल जी जैसे सज्जन, गोयनका जी जैसे सज्जन महापुरुषों का, तो मैं समझता हूँ, मुझे याद आती है शेर की वो पंक्तियाँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. देखिएगा, मैं कोटिस प्रणाम अर्ज करता हूँ, और इस परंपरा को सुदृढ़ बनाएंगे. सदैव प्रयास रहेगा, विषय विशेषज्ञ पधारते रहेंगे, आप और हम सब आदान प्रदान करेंगे विचारों का. ये अपने एक सामाजिक सरोकारों का बहुत बड़ा एक अभिनव अंग है और एक मजबूती प्रदान करता है. साहित्यकार, कवि, लेखक, राइटर, विद्वान, विषय विशेषज्ञ जब आते हैं तो उस प्रांगण से एक नई महक निकलती है और वो पूरे देश को सुगंधित करती है. मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय श्री ओपी शाह साहब का, प्रहलाद बाबू का, और समस्त आप पधारे हुए सज्जनों का बहुत बहुत आभार, कोटि से आभार, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.